हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एमआरसी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे बात किया था कि 10 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है कक्षा 12 का मिशन 25 बैच, और उस बैच का नाम मैं रखा हूँ प्रहार बैच। ये प्रहार बैच में आपको मिलकर टीचरों के साथ एक ज़बरदस्त प्रहार करना है और अपने सिलेबस पर प्रहार करना है। किसी को मारना नहीं है, सिलेबस पर प्रहार करना है। सिलेबस को अच्छे से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। आप खुद के नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं कि आप पीडीएफ के भरोसे बैठ जाएंगे। तो बच्चों, आप अपना खुद कापी और पेन लेकर बैठेंगे। जहां नहीं समझ आएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, जहां पर भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे, आप कमेंट करके उस चीज को क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो बच्चों, आज मैथ का मैं स्टार्ट करने से पहले मैथ का सिलेबस पर बात करेंगे कि मैथ में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आपके शुरुआती दौर में चैप्टर में जाने से पहले क्या क्या पढ़ना है सर, उसके बारे में जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं आपसे बोलता हूं कि कहीं पर जाना आपके लिए आसान हो जाता है जब आपको रास्ता पहले से पता हो। जैसे आपको कहीं पर जाना है तो आपको यदि उसी तरह छोड़ दिया जाए कि आप इस प्लेस पर चले जाएं जिस प्लेस को आप नहीं जानते हैं, तो जाने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूं कि उस रास्ते को मैं दिखा दूं और फिर मैं दोबारा बोलूं कि आप उस पर चले जाएं, तो आपके लिए जाना क्या होगा, आसान होगा। तो उसी तरह बच्चों, आपके सिलेबस कक्षा 12 की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप उस सिलेबस को जरूर जान लेना कि आपको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कितने समय में हम लोग पढ़ेंगे। एक स्ट्रेटजी होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि टॉपर की एक स्ट्रेटजी होती है तभी वो टॉपर बनता है। आप अंधे जैसा क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि जो मिल गया उसी को पढ़ लेंगे, तो उस तरीके से आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। अच्छे नंबर के लिए, अच्छे अंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सिलेबस जांचना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, आज बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है कक्षा 12 का। तब तक आप पूरी चीज़ों को अच्छे से नोट करना। सिलेबस आपके पहले पेज पर, जो नोट्स आप बनाएंगे, आपके पहले पेज पर सिलेबस लिखा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सिलेबस को पहले से लिख लिया हूं ताकि समय ना बर्बाद हो और आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आपका जो पहला यहां से कक्षा 12, इस बैच का नाम प्रहार बैच है और मिशन 25 बैच। मैं आपसे बोला हूं कि टॉपर जरूर निकलोगे, बस आपको मेहनत लगातार करते रहना है। तो बच्चों, मैं इसमें बात करता हूं कक्षा 12 का पहला जो चैप्टर आपका यहां से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध और फलन। और इस संबंध और फलन को किस नाम से जानते हैं, रिलेशन और फंक्शन। यहाँ से मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप कहीं पर भी पढ़े होंगे, कैसे भी पढ़े होंगे, लेकिन रिलेशन और फंक्शन में बच्चों को हमेशा डाउट होता है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि रिलेशन और फंक्शन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको जहां पर हर एक चीज डाउट लगता है, दिक्कत होता है पढ़ने में, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां पर आपको वो चीज आसान लगेगी। आप थोड़ा सा पढ़कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि कहने से तो लग रहा है कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन एक बार आप पढ़कर जरूर देखना। तो इस रिलेशन और फंक्शन में क्या, यहाँ से रिलेशन और फंक्शन इंग्लिश में लिखा गया है। इस रिलेशन और फंक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। तो रिलेशन और फंक्शन में बच्चों आपको पढ़ना है रिलेशन बनता कैसे है। ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है कि रिलेशन कैसे बनता है। जब रिलेशन आपका बन जाएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा तो एकदम -0 मानकर आपको चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। वैसा मानकर पूरे सिलेबस को 0 से उठाएंगे और आपको एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो कक्षा 12 में आपको पढ़ना है, रिलेशन के प्रकार पढ़ना है। रिलेशन के प्रकार क्या है, यहाँ से रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ेंगे यहाँ से, वो कौन कौन सा प्रकार आएगा। एक हम लोग पढ़ेंगे जिसे क्या बोलते हैं, सतुल्य संबंध। थोड़ा थोड़ा जान लेना बच्चों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जान लेना आपके लिए सिलेबस को बेहतरीन तरीके से। इसे आप जांच लोगे तब आप क्या कर पाओगे, पढ़ने में आपको भी आसानी होगा। तो सतुल्य संबंध, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ से जो सतुल्य संबंध है, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध,
या संक्रामक बोले या संक्रमक, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। और चौथा जो आपको इसमें पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य संबंध। तुल्य संबंध जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार आपको क्या करना है, रिलेशन में पढ़ना है। उसी प्रकार बच्चों आपको फंक्शन में भी क्या करना है, फंक्शन के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनता है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है, आपको 11 में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको पूरी बेसिक से बताऊंगा, तो आप बने रहना। नहीं सीखे हो तब भी आप सीख लेंगे। तो फंक्शन के प्रकार में आप नाम सुनेंगे, इसमें नाम आप क्या सुनेंगे, 1-1 फंक्शन आएगा आपका, क्या आएगा, 1-1 फंक्शन आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, मेनी वन फंक्शन आएगा, मेनी वन फंक्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाएकीय फलन, एकाएकीय फलन। इसे क्या बोलते हैं, बहु एकाएकीय फलन। आप बस धैर्य बनाकर इस सब चीजों को जितना मैं आपसे बता रहा हूं पहले फ्रंट पेज पर आपका होना चाहिए। आप इसे देख देख कर पढ़ेंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सही है। तो मेनी वन फंक्शन। इसी प्रकार यहां से तीसरा इसमें जो आपको प्रकार पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन। और चौथा हम लोग को पढ़ना है इसमें इनटू फंक्शन। इसे हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। ऑनटू को क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। इनटू को क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। तो ये आपके बच्चे हो गए यहां से संबंध में। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं मैं आपसे बताया, यहां से 4 प्रकार आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि कई साल का डाटा। अब ऐसा भी बच्चों मत पढ़ लेना यहां से कि सब बहुत सारे चीजें पढ़ लो, तो आपको वही चीजें पढ़ना है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना है। इसमें बहुत प्रकार आपको रिलेशन में बता दूं, लेकिन आपके काम का कितना है, 4 ही है, 4 से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, तो फालतू की मेमोरी क्यों फुल करोगे, सही है ना। तो अब इसमें 4 आपको इसमें पढ़ना है और 4 क्या पढ़ना है, फंक्शन में पढ़ना है। यहां तक किसी को डाउट है तो ये आपका यहां से पहला चैप्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध और फलन, रिलेशन और फंक्शन। बात क्लियर हो गया सबको। दूसरा इसमें जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या, आप ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े होंगे, अब वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका उठ कर आता है कि सर इनवर्स कोई फंक्शन कब होगा, इनवर्स बनने के लिए कंडीशन क्या क्या होगी। तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो पूरे विस्तार में बताऊंगा कि हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। जो क्या करेगा, एक कंडीशन में आपसे बताऊंगा, जो उस कंडीशन को फॉलो करेगा फंक्शन, वही क्या बनेगा, उसका इनवर्स बनेगा। इसमें हर एक फंक्शन का आपको इनवर्स नहीं पढ़ना है, किसका पढ़ना है, केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। बात सही है। आगे तीसरा आपको जो पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आव्यूह, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है आव्यूह। आव्यूह का इसमें कैसे बनेगा सर, इसके अवयव क्या क्या होते हैं, आव्यूहों का मल्टीप्लाई पढ़ना, जोड़ घटाना पढ़ना, यहाँ से तो इनवर्स निकालना पड़ना, सब बातें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। चौथा जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक। तो जिन बच्चों को आव्यूह बढ़िया से समझ आ जाएगा उनके लिए सारणिक भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि सारणिक जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, आव्यूह से ही बना हुआ है। मैं बताऊंगा कि सारणिक की जरूरत क्यों पड़ गया था, तो आपसे इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपसे मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक क्यों और एक कैसे, सर क्यों ये आता है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी, कैसे आ जाए, उस सब के बारे में बात करेंगे। अगला जो हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सात्यता और अवकलनीयता। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सबसे ज्यादा बच्चों को कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत होती है, क्योंकि अवकलन डिफरेंशियबिलिटी भी नहीं आती है उन्हें, वो तो डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। उनका टीचर भी क्या पढ़ाता है, डिफरेंशिएशन, अवकलन पढ़ाता है, जबकि डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ाता है। हालांकि क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी आगे चलकर आपको एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम देंगे, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या कोई IIT JEE जैसी परीक्षाओं देंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी का रोल भी क्या है, बहुत तगड़ा है। तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको फुल्ली डिटेल पूरा बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है,
कैसे होता है। हर एक बच्चे इस सब के टर्मों को याद करते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस धैर्यपूर्वक जितना लेक्चर मिलेगा आप उसे बढ़िया से नोट करना, एक बार अपने से रिवीजन करना। जहां पर भी डाउट लगेगा आप कमेंट कर कर जरूर पूछेंगे। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या पढ़ना है डिफरेंशिएबिलिटी में। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ही एक टॉपिक आएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये अलग से ही है उसी टॉपिक में जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवकलन बोलते हैं। बात सही है ना। तो इस चैप्टर को आप ध्यान रखेंगे। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, हिंदी में से क्या बोलते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन यहां से अवकलन इसमें न छुटा हुआ है। तो अवकलन के अनुप्रयोग यहां से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें अनुप्रयोग में क्या पढ़ना है, जिन बच्चों को बेहतरीन से अवकलन आएगा इस अवकलन के अनुप्रयोग को आप क्या कर पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। इस अवकलन के अनुप्रयोग में भी आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। वो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है अब जरा देखें ध्यान से। इस 5 टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देंगे। आपको क्या क्या पढ़ना है मैं डिटेल यहां पर बता देता हूं, आप इसे नोट डाउन करेंगे ताकि आपको वहां पर जाकर ये न अधूरा रह जाए कि सर क्या पढ़ना है इसमें। तो पहले फुल्ली डिटेल आप क्या कर लेना, इस क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में। तो इस एप्लीकेशन आप यहाँ से डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इसे हिंदी में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, जिसे क्या बोलते हैं यहां से, वृद्धि का दर। वृद्धि का दर या इसी को क्या बोलते हैं, परिवर्तन का दर बोलते हैं यहां से, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा जो इसमें आपको पढ़ना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हिंदी में इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं वर्धमान और ह्रास्यमान। वर्धमान और ह्रास्यमान। बोले किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। तो इसमें 2 टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप एंड नॉर्मल। स्लोप एंड नॉर्मल। स्लोप एंड नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप नाम सुने होंगे, स्पर्श और अविलंब। स्पर्श और क्या, अविलंब। बात क्लियर है बच्चों यहां तक। तो 3 टॉपिक तो ये हो गया। पहला रेट ऑफ चेंज जिसे वृद्धि का दर बोलते हैं या परिवर्तन का दर भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रास्यमान। तीसरा पढ़ना है स्लोप एंड नॉर्मल, स्पर्श और अविलंब। यहां तक बात क्लियर है। चौथा जो इसमें आपको पढ़ना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सन्निकटन मान। सन्निकटन मान हिंदी इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक आध वर्ड इधर उधर हो जाएगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहां पर हो गया। अब यहां से अगला जो आपको लास्ट पढ़ना है इसमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपके मार्केट में या जितना भी आप पढ़ते हैं यहां से, आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट। तो ये 5 टॉपिक आपको क्या पढ़ना है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ये टोटल 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा है, स्लोप एंड नॉर्मल। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भाग जाते हैं, उन्हें समझे नहीं आता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं। लेकिन आप धैर्यपूर्वक बनाकर पढ़ना, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका बच्चों हुआ फर्स्ट पार्ट का। आपके कितने, कक्षा 12 में 2 पार्ट आपके पास बुक होगा, एक फर्स्ट पार्ट, दूसरा सेकेंड पार्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो मैं इसमें टोटल 6 चैप्टर के बारे में बात किया। ये आपके फर्स्ट बुक का सारांश है।
इसी प्रकार बात करते हैं जो सेकेंड पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसे भी ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से, मैं आपको क्या पढ़ना है, 6 चैप्टर पढ़ना है। सेकेंड पार्ट में आपका आता है 7वां, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। ये मैं क्रम उस हिसाब से लगाया हूं जिस हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ना है। आपके बुक में क्रम थोड़ा बहुत एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है मैं पूरा स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आपको इसी तरीके से चलना है, आप लास्ट तक क्या कर पाएंगे, अपना सिलेबस भी कवर कर पाएंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। किस पर ज्यादा टाइम देना है ये भी मैं सब कुछ डिटेल बताऊंगा। तो अगला इसमें सेकेंड पेपर में जो पहला चैप्टर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। आप जानते होंगे, इसका नाम तो बहुत सुने होंगे। अवकलन समाकलन का नाम बच्चा सुनता है, बहुत खुश होता है, लेकिन बहुत तकलीफ झेलता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अवकलन समाकलन आपकी उंगलियों पर डांस करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगला यहां से बात करते हैं जिसका नाम क्या है, इसमें सेकेंड पार्ट में समाकलन का अनुप्रयोग। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसी प्रकार समाकलन के भी क्या होते हैं, अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं। इसमें आपको वो चीज सिखाया जाएगा, किसी वक्र द्वारा एरिया घेरता है, कितना एरिया घेरता है वो निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल, एक वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल। दूसरा आपको जो पढ़ना पड़ेगा इसमें दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इस एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, एक वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल या दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सीधा सीधा मैं आपसे बात करूंगा, तो इस एप्लीकेशन में आपको एरिया निकालना सीखना है। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगला बात करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अवकल समीकरण। यह अवकल समीकरण क्या होता है, जब आप अवकलन और समाकलन दोनों पढ़ लेंगे तब दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके एग्जाम का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 पार्ट पढ़ना पड़ता है। एक बात तो आपको पहला काम डिग्री निकालना, डिग्री एंड आर्डर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, घात व कोटि। ये मैं आपसे बताऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो इसमें आपको पढ़ना है यहां से लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं HDE लिख दे रहा हूं, जिसका नाम क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। एक पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। और इसमें इससे पहले आपको एक काम यहां से, अवकल समीकरण एक बार आपको बनाना पड़ेगा और एक बार बिगाड़ना पड़ेगा। तब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिगाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो इसमें 2 काम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जब आप अवकलन पढ़ लेंगे, समाकलन पढ़ लेंगे, तो दोनों मिक्सचर क्वेश्चन किस में मिलेंगे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आंसर निकाल सकते हैं, आंसर दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बेहतरीन चैप्टर है। और इसमें आपके घात और कोटि तो 100% 1 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शनल हर साल पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। बात क्लियर है बच्चों। अगला जो हम लोग को पढ़ना है, जिसे क्या बोलते हैं, वेक्टर सदिश। अब थोड़ा बहुत वेक्टर आप अपने फिजिक्स में कभी न कभी पढ़े होंगे, लेकिन मैं वेक्टर जो पढ़ाऊंगा वो मैथ का वेक्टर पढ़ाऊंगा और आपको लग जाएगा कि नहीं सर ये वेक्टर होता है, तो इस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला जो पढ़ना हम लोग को, जिसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय 3D के बारे में पढ़ना है। सीधा सीधा इसे एक लाइन में छोटा में लिखूं तो क्या बोलते हैं बच्चों, इसे 3D के बारे में पढ़ना है। लाइन का इक्वेशन, समतल का इक्वेशन, 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालना, 2 लाइनों के बीच में उसके बीच की दूरी निकालना।
तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बात क्लियर है बच्चों। अगला जिस चैप्टर का नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और ये आपका फेवरेट चैप्टर है प्रायिकता। फेवरेट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये आपको आता नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपको जो 11 में पढ़ाई जाती है, केवल आपको यह बता दिया जाता है सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ताश के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उतने पर समाप्त नहीं होती है। इस प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है, इस प्रोबेबिलिटी में आपको जो पढ़ना है 3 चीजें पढ़ना है। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं सह प्रतिबंधी प्रायिकता, सप्रतिबंधित प्रायिकता। और इस साल के यूपी बोर्ड में क्या, हर साल ये यूपी बोर्ड में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा इसमें जो प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है, दूसरा जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल थ्योरम, एडिशन थ्योरम। इसमें 2 थ्योरम आपको पढ़ना है, एक एडिशन थ्योरम और एक क्या यहां से मल्टीपल थ्योरम। बात क्लियर है बच्चों। तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम, मल्टीपल थ्योरम, और एक इसमें और आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेज थ्योरम, बेज थ्योरम। और आपको इतना कंडीशन होता है, इतना तामझाम होता है कि आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं लगा पाते हो, ना तो आपको टीचर समझा पाता है, ना आप अच्छे से समझ पाते हो। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी एक बार मेरे साथ आप पढ़ना, आपको लग जाएगा कि सर प्रोबेबिलिटी बेहतरीन चीज है। लास्ट जो इसमें आपको पढ़ना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों रैखिक प्रोग्रामिंग। इसका क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन जब भी आता है एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा या तो 8 नंबर। तो ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट का पूरा सिलेबस। तो मैं आपको दोनों पार्ट का सिलेबस बता दिया कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ना है। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने पूरे जर्नी को 2025 तक, जब तक आपको फरवरी में पेपर देना है तब तक इसी स्ट्रेटेजी को मैथ में अपनाकर चलेंगे। तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं आप जितना नंबर चाहेंगे 100 में 100 आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, और जितना मैं आपसे बताऊंगा उतना आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी मेहनत लगेगी, तब जाकर आप 100 में 100 लाएंगे। तो ये आपका टोटल सिलेबस हुआ बच्चों। जहां पर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, थोड़ा बहुत इसमें जो त्रुटियां आपको दिखी होंगी, मिस्टेक लिखने में, नंबरिंग में, बाकी तो सब सही है। कहीं पर एक आपको वर्ड छूट गया होगा, मीनिंग छूट गया होगा, हिंदी में छूट गया होगा, तो उससे आप क्या करेंगे कमेंट कर बताएंगे और उसे मैं सुधार करूंगा। तो बच्चों इतना आप अपने सिलेबस को हेड पेज पर लगाना, जिससे अब जिस पर आप नोट्स बना रहे हैं उसके हेड पेज पर, मतलब फर्स्ट फ्रंट पर आप क्या करेंगे, इसे रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर को, जिसे क्या बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन को क्या करेंगे, बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना और खुद का नोट्स बनाना, तो पहले चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।